मित्रों, सर्वप्रज्ञा चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। पिछले अंक में हमने भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में महर्षि सुश्रुत के शल्य चिकित्सा, उनकी विधियों और उनके उपकरणों और क्रियाओं के बारे में चर्चा की थी। हमने यह भी चर्चा की थी कि आधुनिक विज्ञान की शल्य चिकित्सा पूर्ण रूप से महर्षि सुश्रुत के बताए गए विधियों पर आधारित है। भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान में केवल महर्षि सुश्रुत ही नहीं बल्कि ऐसे सैकड़ों ऋषि मुनि और वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपना योगदान इस भारतवर्ष के ज्ञान रूपी मंदिर के लिए दिया है। सर्वप्रज्ञा चैनल का यही प्रयास है कि भारत के सच्चे इतिहास और उसकी वैज्ञानिक परंपराओं का सामान्य जनमानस में एक बार पुनः जागरण हो। सुश्रुत के महान ग्रंथ में 24 प्रकार के स्वास्तिकों, 2 प्रकार के संधानशों, 28 प्रकार के शलाकाओं तथा 20 प्रकार की नाड़ियों का उल्लेख हुआ है। इसके अतिरिक्त शरीर के प्रत्येक अंग की शल्य क्रिया के लिए 20 प्रकार के शस्त्रों का भी वर्णन किया गया है। उन उपकरणों में मुख्यतः अद्य आधार, अतिमुख, अरा, बदिशा, दंत शंकु, एशनी, करपत्र, कृतारिका, कुथारिका, कुशपात्र, मंडलाग्र, मुद्रिका, नक्षस्त्र, शरारिमुख, सूची, त्रिकूर्च, चरकर, उत्पलपत्र, वृद्धपत्र और बहिर्मुख तथा वेतसपत्र आते हैं। आज से कम 3000 वर्ष पूर्व सुश्रुत ने सर्वोत्कृष्ट बात अर्थात स्टील के उपकरण बनाए जाने की आवश्यकता बताई थी। आचार्य ने इस पर भी बल दिया था कि उपकरण तेज धार वाले हों तथा इतने पैने हों कि उनसे बालों को भी 2 हिस्सों में काटा जा सके। शल्य क्रिया के पहले व बाद में रोग प्रतिरोधक वातावरण पर सुश्रुत संहिता में इतना जोर दिया गया है तथा इसके लिए ऐसे साधनों का वर्णन किया गया है कि आज के शल्य चिकित्सक भी दंग रह जाएं। सर्जरी से पहले रोगी को शंका शून्य यानी कि एनेस्थीसिया की विधि भी और इसकी आवश्यकता भी बताई गई है। भोज प्रबंध में बताया गया है कि राजा भोज को कपाल की शल्य क्रिया के पूर्व सम्मोहनी नाम का चूर्ण सुंघाकर अचेत किया गया था। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने 14 प्रकार की पट्टियों का भी वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। इन उपकरणों के साथ ही आवश्यकता पड़ने पर बांस तथा कुछ विशेष प्रकार के प्रस्तर खंडों का उपयोग भी शल्य क्रिया में किया जाता था। उन्होंने हड्डियों के खिसकने के 6 प्रकारों तथा अस्थि भंग के 12 प्रकारों की विवेचना की है। यही नहीं, उनके ग्रंथ में कान संबंधी बीमारियों के 28 प्रकार तथा नेत्र रोगों के 26 प्रकार बताए गए हैं। सुश्रुत संहिता में मनुष्य की आंखों में कर्कट रोग यानी कि कैंसर के कारण उत्पन्न हानिकारक तंतुओं को शस्त्रक्रिया से हटा देने का भी विवरण मिलता है। शल्य क्रिया द्वारा शिशु जन्म यानी कि सिजेरियन की विधियों का भी वर्णन किया गया है और न्यूरोसर्जरी अर्थात कि रोग मुक्ति के लिए नाड़ियों पर संक्रिया का उल्लेख तथा आधुनिक काल के सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स मानी जाने वाली प्लास्टिक सर्जरी का सविस्तार सुश्रुत के ग्रंथ में वर्णन है। आधुनिकतम विधियों का भी उल्लेख इसमें है। कई विधियां ऐसी भी है जिनके संबंध में आज का चिकित्सा शास्त्र भी अनभिज्ञ है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में शल्य क्रिया अत्यंत उन्नत अवस्था में थी जबकि शेष विश्व इस विद्या से बिल्कुल अनभिज्ञ था। जयपुर के एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर विजय दया ने प्लास्टिक सर्जरी की प्रयोग का वर्णन किया है। 30 वर्ष पूर्व सन 1892 में टीपू सुल्तान तथा मराठों के बीच हुए युद्ध में 4 मराठा सैनिकों तथा एक गाड़ीवान के हाथ और नाक कट गए थे। साल भर बाद गाड़ीवान कवासजी और सैनिकों को पुणे के कुम्हार ने शल्य चिकित्सा के द्वारा नई नाक लगा दी। वह कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने के साथ साथ कटे मानव अंगों को जोड़ने में भी कुशल था और रोगी के शरीर से चमड़ी निकालकर उनसे कटे फटे अंगों की मरम्मत करने में भी उसको महारत हासिल। मानव शरीर की इस प्रकार मरम्मत कर देने को आधुनिक औषधि विज्ञान में प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। सन 1893 में कवास जी की नई नाक बना देने की शल्य क्रिया को 2 अंग्रेज चिकित्सकों डॉक्टर थॉमस क्रसो और डॉक्टर जेम्स फिंडले ने भी देखा। दोनों अंग्रेज डॉक्टरों ने पूरी प्रक्रिया के चित्र भी लिए तथा इसकी रिपोर्ट मद्रास गैजेट में प्रकाशित की। इसी रिपोर्ट को अक्टूबर 1894 में लंदन से प्रकाशित होने वाली जेंटलमैन पत्रिका में भी छापा गया था। आप लोग इस रिपोर्ट को इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट की समरी यह थी कि यह प्लास्टिक सर्जरी या शल्य चिकित्सा किस प्रकार की गई और इसकी सभी विधियों और प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया। जेंटलमैन पत्रिका की उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह ऑपरेशन हमेशा सफल होता है और अंग पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। जहां से चमड़ी निकालकर सर्जरी की जाती है कुछ समय के बाद वहां का निशान भी दिखना बंद हो जाता है। यूरोपीय देशों के चिकित्सकों ने इस पूरी तकनीक का गहराई से अध्ययन किया तथा लंदन के 30 वर्ष के सर्जन डॉक्टर जे.सी. कार्पुयू इस विधि की बारीकियां समझकर सन 1914 में इसी तरकीब से एक रोगी की नई नाक लगाई और यह ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। इस सफल शल्य क्रिया ने यूरोप के चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति ला दी। इस प्रकार की प्रक्रिया को प्लास्टिक सर्जरी का नाम दिया गया। डॉक्टर कार्प्यू सहित उस समय के तमाम चिकित्सकों ने एक स्वर में कहा कि प्लास्टिक सर्जरी भारत की देन है।
यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कटे अंगों को जोड़ने तथा भंग अंगों की मरम्मत करके उन्हें पहले जैसा बना देने की चिकित्सीय कला हमारे पुरखों को पता थी। आचार्य सुश्रुत के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी का विस्तार से वर्णन किया गया है। मराठा गाड़ीवान कवासजी की नई नाक जिस विधि से लगाई गई वह संपूर्ण प्रक्रिया सुश्रुत संहिता में जस की तस दी गई है। कवासजी का ऑपरेशन करने वाले कुमार ने 2500 साल पहले की सुश्रुत संहिता को पढ़ा तो नहीं होगा, किंतु निश्चित रूप से परंपरा के रूप में यह कला उनके परिवार में चलती आ रही होगी। सुश्रुत संहिता में नई नाक बनाने के लिए व्यक्ति के गाल से चमड़ी निकालकर की जाने वाली शल्य क्रिया का भी वर्णन है। इसे आज के चिकित्सा विज्ञान में फेशियल फ्लैट विधि कहा जाता है। फटे होठों को जोड़ने की शल्य क्रिया भी इसी प्रकार है। वास्तव में सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में 300 शल्य क्रियाओं का वर्णन किया है, जिनमें 42 अन्य विधियों तथा 121 उपकरणों का उल्लेख किया गया है। मित्रों, भारत के स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती पर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियों में से टीकाकरण की पद्धति पर जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि यह कहा जाता है कि डॉक्टर ओलिवर ने 1798 में वैक्सीनेशन की खोज की, परंतु इससे पहले मिस्टर कोल्ट ने डॉक्टर ओलिवर को बंगाल में उपयोग में आने वाले टीकाकरण के बारे में बताया, जिसका उल्लेख उन्होंने एन अकाउंट ऑफ डिजीज ऑफ बंगाल कलकत्ता में किया है। इस लेख के अनुसार बंगाल में बहुत स्मॉल पॉक्स हुआ करती थी। बंगाल के लोग मनुष्यों के शरीर में होने वाले फफोलों से पस निकालकर इकट्ठा करते थे और अगले साल प्रयोग में लाते थे। स्मॉल पॉक्स से बचने की यह विधि भारत में करीब 200 साल से प्रचलित थी और उस समय बंगाल में इसकी खोज किसने की यह नहीं बताया जा सकता। बंगाल और उड़ीसा के गांव वालों ने कहा कि धन्वंतरी ने यह प्रक्रिया हम लोगों को सिखाई है। भगवान धन्वंतरी, जो कि आयुर्वेद के जन्मदाता है, यही वह हमारा अमृत कलश है जिसे हिंदुस्तान के गांव-गांव में भगवान धन्वंतरी ने पहुंचाया और चेचक और ऐसी ही अन्य महामारियों से इस देश के लोगों की रक्षा की। मित्रों, क्या हमें यह विश्वास हो सकता है कि अब शरीर के अंदर ही नया गर्भाशय या किडनी तैयार किए जा सकते हैं? 25 साल पहले डॉक्टर मातापुरकर की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता था, पर उन्होंने यह साबित कर दिया कि जैसे पेड़ की डाल काट देने पर या छिपकली की पूंछ कट जाने पर वह फिर से आ जाती है, वैसे ही आदमी के शरीर के साथ भी संभव है। बीज कोशिका के आधार पर गर्भाशय, किडनी, यहाँ तक कि आंतें भी बनाई जा सकती है। यह बीज कोशिका का सिद्धांत ही है जिस पर क्लोनिंग का सारा दारोमदार टिका है। मानव भ्रूण का निर्माण जिन कोशिकाओं से होता है, यही कोशिकाएं आगे चलकर पूरे शरीर का निर्माण करती है। मातापुरकर ने कोशिकाओं का उपयोग कर नए अंग और उत्तक बनाए। बंदरों पर और कुत्तों पर किए गए उनके प्रयोग सफल रहे और इसी विधि से 3 महीने में ही उन्होंने एक गर्भाशय विकसित करके दिखाया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर मातापुरकर अपने शोध को बिल्कुल भी नया नहीं मानते। वह कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इसे महाभारत काल में ही करके दिखाया था। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 115 में गांधारी ने किस प्रकार 100 पुत्रों को जन्म दिया होगा, यह आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बीज कोशिका यानी कि स्टेम सेल के द्वारा 100 कौरवों को जन्म देने की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया का उसमें वर्णन है। महाभारत के आदि पर्व में घटना आती है कि गांधारी, जिसे 2 वर्षों से गर्भ होने के बावजूद संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, परेशान होकर उन्होंने स्वयं गर्भपात कर दिया। गर्भपात के बाद लोहे के गोले के समान मांसपेशी का एक टुकड़ा निकला। वेदव्यास ऋषि ने इस मांसपेशी को एक कुंड में ठंडा कर विशेष दबाव से सिंचित और सुरक्षित किया। बाद में इसी मांसपेशी को 100 भागों में बांटा गया और 100 कुंड जो घी से भरे हुए थे उनमें उन्हें रखकर 2 वर्ष तक सुरक्षित रखा गया। 2 वर्षों के बाद क्रमानुसार 100 कौरवों का जन्म हुआ। मित्रों, भारत में ऐसे अनेक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया है, परंतु विडंबना यह है कि उनमें से हम अधिकांश लोगों का नाम तक नहीं जानते। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के एलिन एफ कोरकस्ट के लेख रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी बिलीफ्स ऑफ हिंदूज बेस्ड ऑन देयर सैक्रेड बुक्स के अनुसार मनुस्मृति, वराहमिहिर और बृहद संहिता का उल्लेख है, जिसमें मुख्य रूप से बृहदारण्यक उपनिषद के संतानोत्पत्ति खंड का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इसमें विशिष्ट प्रकार की संतान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए ऐसा बताया गया है। इन ग्रंथों तथा अन्य ग्रंथों के वर्णन के बाद हमारे मन में यह प्रश्न आ सकता है कि क्या इनमें कोई सच्चाई भी है, परंतु फ्रांस और कनाडा के फिजिशियनों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह सत्य सिद्ध होता है। उनका कहना है कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम बालक के लिंग निर्धारण में भूमिका निभाते हैं। मित्रों, इस प्रकार की जटिल विज्ञान पर भी हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा सहज भाव से ही शोध किए गए और उसकी जानकारी सामान्य जनमानस तक अलग अलग तरीकों से पहुंचाई गई। हमें यह बात ज्ञात होनी चाहिए कि प्राचीन ग्रंथों और शोधों में कही गई कई बातें कई प्रकार के प्रयोगों और प्रक्रियाओं का ही फल होती हैं। कुछ बातें आज के आधुनिक युग में हमें व्यवहारिक ना लगे, परंतु होती सत्य ही हैं। अतः हमें प्राचीन उल्लेख उनकी अपेक्षा से ना देखते हुए
ऐसा मानना चाहिए कि उनमें महान सत्य निहित हो सकते हैं, जिन्हें जानने पर शायद मानवता का अधिक कल्याण करना संभव होगा। मित्रों, स्वास्थ्य विज्ञान विश्व को भारत की एक अद्भुत देन है। पूरे विश्व के कल्याण हेतु जो भगीरथ कार्य हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया, उसी का फल है कि भारत खुद स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी अग्रणी रहा है। आज भी जहां पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, परंतु भारत ने न सिर्फ इसका उपचार खोजा बल्कि पूरे विश्व को होने वाली क्षति से बचाया भी है। मित्रों, सर्वप्रज्ञा चैनल की यह जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी, यह आप अपने कमेंट और लाइक के माध्यम से हमें जरूर बताएं। इसके अलावा इस जानकारी को अपने परिवारजनों और मित्रों में भी साझा करें और ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए सर्वप्रज्ञा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें प्रेरित करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।